हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है वरुण प्रताप सिंह। हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के लिए क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। अंतिम दिनों में हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम लोग अच्छी क्लासेस विथ मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर ला रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कॉपी के साथ बैठिए, जिससे जो प्रश्न आपको कठिन लगता है उन्हें आप नोट डाउन कर सकें। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से सरल है, आना चाहिए आपको। बताइए, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, अशोक। उत्तर क्या होगा इसका उत्तर सरल है, पहला समुद्रगुप्त को ही भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। अब देख लीजिए, क्या ही विडंबना है, नेपोलियन बाद में हुए हैं लेकिन उनके नाम से हम लोग को जाना जा रहा है। वाह, नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। दूसरा प्रश्न क्या है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसे नष्ट किया। गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उत्तर क्या होगा आपका, मोहम्मद गजनवी। आगे बढ़ते हैं। सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातु कर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे डैश कहा जाता है। पुरालेख, मुद्राशास्त्र, पुरातत्व, इतिहास। बताएं। सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातु कर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे डैश कहा जाता है। पुरालेख, मुद्राशास्त्र, पुरातत्व, इतिहास। उत्तर क्या होगा आपका, मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह एवं उसके अध्ययन का विज्ञान है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृति को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम है। मुद्राओं की धातु, शिल्प और प्रतीकों के माध्यम से उनके काल और मूल्यों निर्धारण किया जाता है तथा उनके सूक्ष्म अध्ययन से उस समय के समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था को जाना जा सकता है। ठीक, चलिए। बंगाल, चौथा प्रश्न करते हैं। बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कंपनी के राजस्व भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे। जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे। रैयत गांवों में राजस्व मांग जमा को बांटते थे। बताइए उत्तर क्या होगा। सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब कुछ ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन समझ के अगर बता पाएंगे तो, अगर आपने थोड़ा हिस्ट्री पार्ट पढ़ा है तो बता पाएंगे। उत्तर इसका कौन सा है, उत्तर इसका आपका ए वाला है। ठीक है, रैयत गांवों में राजस्व मांग जमा को बांटते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया। झांसी राज्य से युद्ध करने के लिए, झांसी राज्य को हड़पने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई को प्राण दंड देने के लिए। बताइए, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था। किस नीति का, हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था। तो उत्तर क्या है इसका उत्तर होगा आपका बी, झांसी राज्य को हड़पने के लिए। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। लॉर्ड वेलजेली के बाद लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी की मुख्य पहचान एक साम्राज्यवादी और सुधारक के रूप में की जाती है। लॉर्ड डलहौजी का मुख्य ध्यान अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार और उनके कंपनी को सर्वोच्च करना था। इन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उचित या अनुचित साधनों का सहारा लिया था। उसने विजित
प्रदेशों को इकट्ठा करने का निश्चय किया। उसने भारत की ऐसी, मतलब यही सब चीज़ें हैं, उन्होंने ये सब काम किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिक्स्थ, अपने छठे में प्रश्न पे क्या कहता है। डैश खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। डैश खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। व्यक्तिगत, नगद, वास्तविक और क्रेडिट। बताइए कौन सा उत्तर होगा इसका, सोच समझ के उत्तर दीजिए। डैश खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। व्यक्तिगत, नगद, वास्तविक, क्रेडिट। तो उत्तर क्या है इसका, उत्तर है इसका सी, वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक खाता वह सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा प्रश्न बड़ा है, इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा करते हैं, ये पार्ट में कर लेते हैं। ठीक, पहला क्या प्रश्न क्या कहता है, सातवां, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। मतलब 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 3 सही है, 1 गलत है, तो हमें वो ढूंढना है जो जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी, क्या ये वाला ऑप्शन सही है। क्या महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था, क्या ये वाला सही है। B.G. तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग स्थापना की 1914 में। क्या लास्ट ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था 1939 में। तो उत्तर क्या है इसका, जो आपका गलत है, जो क्या लिखा है, घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। इस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सब्जेक्टिव रहें, जो थोड़ा सा टफ रहें। तो इसका उत्तर क्या है आपका, उत्तर है आपका सी। ठीक है, सी आपका उत्तर है, एक मिनट, सी आपका उत्तर रहेगा सी। ओके, क्या है सी का उत्तर, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में। होम रूल लीग, गृह शासन लीग, गृह नियम लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में तिलक ने तथा सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, ना कि 1914 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, इसको बोलते हैं टाइम होराइजन में बांटा गया है। समय क्षेत्र में कुल संख्या क्या है ये बताइए। 12, 24, 48 और 6। बताइए दुनिया में कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी। उत्तर क्या होगा बताइए, उत्तर है आपका 24। ठीक है, देखिए संपूर्ण विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रत्येक समय क्षेत्र टाइम जोन का मान 15 डिग्री या 1 घंटा होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक समय क्षेत्र बदलने पर समय में 1 घंटे का अंतर आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, स्टैंडर्ड इंडियन टाइम जो मेरिडियन होता है वो कितना है बताइए। तो ये सारे ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, इनमें से ही उत्तर बताइए देखकर, जल्दी बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। चैनल के सब्सक्राइबर 23K होने वाले हैं, तो कृपा करके शेयर करें, तो जल्दी से जल्दी होंगे, फिर हम लोग पार्टी भी करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग डेली आपका टेस्ट करवा रहे हैं, आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, तो उसको भी ज्वाइन करिए। उधर भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो कंपैरिजन आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं, कितना आप टाइम ले पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैं क्या है कि यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आप कर रहे हैं, दिस इज़ अ प्रैक्टिस। कोई गलती होगी तो उसमें हम डाउट्स कर पाएंगे, लेकिन अब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको एक फील जैसा मिलना चाहिए कि पेपर कैसे देना है। तो उसके लिए आपको वहाँ पेट का आपको पूरा मिलेगा कि कैसे देना है। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, तो आपको हर दिन लिंक मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है बताइए। उत्तर क्या होगा, उत्तर आपका होगा ए। ठीक है, देशांतर ईस्ट में ये है। तो भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर रेखा है, जो 5 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। चलिए, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है ये बताइए। उत्तर क्या होगा आपका, माउंट कंचनजंगा,
माउंट मकालो तथा नंगा पर्वत, तीनों में ही महान हिमालय का, बताइए इनमें से कौन सा हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नागटिब्बा, माउंट नंदा देवी। इनमें से कौन सा हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो उत्तर क्या होगा आपका? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालो, माउंट नागटिब्बा, माउंट नंदा देवी। तो उत्तर क्या है आपका? सी। ठीक है, तो माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू और तथा नंदा पर्वत जो है आपका तीनों ही महान हिमालय का भाग हैं, जबकि नागटिब्बा शिवालिक का भाग है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए उत्तर। डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील, वुलर झील। मीठे पानी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर क्या है आपका? डी, वुलर झील। ठीक है, जम्मू कश्मीर की स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में झेलम नदी गिरती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। बताइए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? लाइन ऑफ कैप्रिकॉन जिसे बोला जाता है आपके यहाँ। ठीक है, तो निम्नलिखित भारतीयों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है, अर्थात उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न पर, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट लोत्सोह, माउंट मकालू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा। बताइए तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? बताएं। तो उत्तर क्या होगा आपका? डी। ठीक है, माउंट कंचनजंगा। तो हिमालय में 3 बड़े शिखर हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद है K2 और फिर आपका कंचनजंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के उपयुक्त होती है? लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। बताइए। कपास मतलब आपका कॉटन। बताइए कि खेती उपयुक्त होती है लेटराइट में, जलोढ़ में, काली में, लाल में। तो उत्तर क्या होगा आपका? सी, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यह मिट्टी महाराष्ट्र के प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल जिसे बोला जाता है, वहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उपज भी होती है आपकी कॉटन की। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? एक सिंगी गेंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन, गाय। बताइए उत्तर क्या होगा? निम्न कौन सा जानवर भारत का स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है? नहीं पे फोकस करिए, नहीं वाली बात हो रही है यहाँ। बताइए उत्तर क्या होगा आपका? गाय। तो गाय तो हर जगह पाई जाती है। ठीक है, भारतवर्ष में गाय को माता बताया गया है, तो गाय हर जगह पाई गई है। अब बंगाल टाइगर आपको पता है बंगाल में ही पाया जाता है। ठीक है, एक सिंगी गैंडा आपका जहाँ जो आपका काजीरंगा है वहाँ पाया जाता है। बंगाल टाइगर मिथुन एडेमिक स्पीसीज है और आपका ये गाय है, इसका हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 प्रश्न पे आते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूस नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण बताया था? तो व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, लियोनिड ब्रेजनेव या निकिता खुश्चेव। क्या नाम है भाई इन लोग का ना। बताइए उत्तर। ठीक, ABCD में से कौन सा उत्तर होगा? जिसने जो रूस का है, रूसी है, वो नेता बताइए जिसने ये पंचवर्षीय योजना पहली बार चालू की थी। तो उत्तर क्या होगा? नाम आपने सुना होगा, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, तो इन्होंने चालू की थी। आगे बढ़ते हैं। गरीबी को मापने के लिए उपयोग को की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, डैश कहलाती है? गरीबी हेल्पलाइन, आय रेखा, गरीबी रेखा, आर्थिक रेखा। बताइए गरीबी को मापन के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, डैश कहलाती। क्या कहलाती है? आय या उपभोग। अब आय और उपभोग की बात हो रही है तो समझ के बताइएगा।
उत्तर क्या है आपका पॉवर्टी लाइन, जिसे बोला जाता है गरीबी रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर, 24 अप्रैल। तो ये तो क्लियर हो गया 24 को है, लेकिन अब मंथ कौन सा है बताइए। तो देखिए अप्रैल हो चुका, आपने शायद सुना नहीं हो, और जनवरी भी हो गया, मैंने भी नहीं सुना। अब नवंबर और दिसंबर में बाकी है। भाई जनवरी और अप्रैल बीत गया हम लोग का, थोड़ा बहुत तो दिमाग में रहता है ना कि यार कंज्यूमर डे हुआ था, तो ये तो नहीं है, ये एलिमिनेट हो गए। क्या हो गया? एलिमिनेट। अब बचे दो, तो इनमें से बताइए कौन सा होगा। तो उत्तर क्या है आपका? 24 दिसंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों का किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन, विंचेस्टर। ये प्रश्न अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, हल्का सा। बताइए, अगर उत्तर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है। बताइए उत्तर क्या होगा आपका? इसमें होगा उत्तर आपका बी, एनफील्ड। ठीक है, एनफील्ड जो थे वही एनफील्ड, और यही आप अब ये गाड़ी चलाते हैं उसकी शायद नहीं, दूसरी कंपनी हो सकती है, तो द्वारा कारतूसों के उपयोग का आपत्ति, जिसका कारण क्या था आपको पता ही है। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के साथ एनफील्ड राइफलों को लादना था, जिसमें हिंदू व मुसलमान दोनों का धर्मभ्रष्ट होने का भय था। आगे बढ़ते हैं। 20 खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क, बार्लो। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। बताइए उत्तर क्या होगा? तो खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किसकी? किंग्सफोर्ड की डैश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 21वां देखते हैं। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, महान्यायवादी। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, महान्यायवादी। तो उत्तर क्या होगा आपका इसका? बी। ठीक है, महाधिवक्ता इसका उत्तर। और क्या होगा? महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल की तो आपकी राष्ट्रपति की तरह की जाती है, तो इनडायरेक्टली कह सकते हैं, बट यहाँ तो डायरेक्टली बात हो रही है ना। चलिए 22वां प्रश्न क्या कहता है? पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है? महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए हरियाणा तो आप जानते हैं अभी थोड़ा सा पिछड़ा है, इतना मतलब अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा है। हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा अभी मतलब दैट इज़ नॉट दैट मच डेवलप्ड। महाराष्ट्र और केरल बचा। केरल आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पढ़ाकू वाला है। महाराष्ट्र आपका कैपिटल मतलब ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा आर्थिक तौर पे है, तो आर्थिक तौर से रिलेशन में तो वही लगता है, लेकिन जो इसका उत्तर है वो क्या है आपका? डी। तो मतलब मैं आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग किसी भी राज्य को, बट ये आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा सा एलिमिनेटेशन मेथड यूज़ करा करिए। ठीक है, तो केरल राज्य देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य के पास बैंक अकाउंट है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारी फैमिली बढ़ती रहेगी, तो हमारे साथ नए छात्र जुड़ेंगे और आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। कंपटीशन होता रहेगा तो आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको लगेगा मैं ही सर्वा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ। चलिए 23वां का प्रश्न क्या कहता है? संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया है? ये प्रश्न बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है? तो 97th, 84th, 101, 114। तो इसको उत्तर आना चाहिए आपको। ठीक है, प्रश्न बार बार अलग अलग तरीके से बार बार घूम घुमा के आता ही रहता है। उत्तर क्या होगा आपका? सी। ठीक है, 101वें का है ये आंसर। ठीक है, तो 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी कानून का निर्माण किया गया, जिससे का फॉर्म आई गेस आपको आता होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स। चलिए 24वां प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? 2000 आपका 2000, 1995, 1993, 1950। बताइए। 2000, 95, 93 और 50। बताइए। 99। ठीक है, भारतीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स आयोग
कब भारत में स्थापित हुआ? 2000 तो बहुत लेट हुआ है क्या? बताइए, सोच समझ कर बताइए। उत्तर क्या होगा? सी, ठीक है, 1993 में आपका हुआ। ठीक, इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न क्या कहता है? भारत के संविधान को मूल दस्तावेज डैश द्वारा हाथ लिखे। अगर आप हमारे साथ क्लासेस रेगुलरली कर रहे हैं, ये प्रश्न हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न हुआ है, बताइए प्लीज। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप समझ सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर अगर लिखते तो आपको याद ही रहता, ठीक। सरोजनी नायडू लिखती तो आपको याद ही होता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते तो आपको याद ही होता। जो याद नहीं है उनको ही याद करिए। क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो उन्हें सोचिए, इतना लिखा, बड़ी मेहनत की भाई इन्होंने। तो भारतीय संविधान की मूल दस्तावेज को श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथ से लिखा था तथा भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश धड़कन के बीच होती है, ठीक है। तो हार्ट बीट कितनी होती है बोल रहे हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है, मुझे उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखा जा रहा है आपका कमेंट बॉक्स। बताइए बताइए बताइए, उत्तर क्या होगा? जो आराम कर रहा है, जो कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसकी क्या होगी? तो उसकी है आपकी कौन सी? ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, उत्तर बी, ठीक है, ठीक है। 60 to 75 रहती है बीच में। आगे बढ़ते हैं। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जाने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, उच्च घनत्व पॉलीथीन HDP, थर्माप्लास्टिक पॉलीथीन TPU, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका अगर थोड़ा साइंस रिलेटेड प्रश्न आ गया है, लेकिन कोशिश करिए कि एक कॉमन लॉजिक यहाँ लगाइए। तो पॉलीथीन आप जानते हैं कि ऐसा तो नहीं करती ना। अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो आप तुरंत आंसर दे देंगे, नहीं है तो इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है आपका पाइप होता है, तो पाइप तो आप देखते हैं कि गर्म हो जाती है और फिर सख्त भी हो जाती है, फिर भी गर्म हो जाएगी। और पॉलीथीन जो होती है आप जानते हैं उच्च घनत्व की भी होगी, चाहे जितने घनत्व की भी होगी। जैसे आप मॉल वॉल में जाते हैं तो वहाँ जो लेते हैं सामान वो उस पॉलीथीन में आता है, तब भी वो गर्म होकर वो हो जाती है। ट्राई कर सकते हैं आप। अब बचा आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन्स और एक है थर्मोसेटिंग। तो देखिए, जैसे मैंने याद किया है वैसे आपको बता देता हूँ। सेटिंग का मतलब क्या होता है? एक बार सेट हो गया तो भाई सेट हो गया। तो उत्तर इसीलिए क्या होगा आपका? सेटिंग। तो मैं इसी तरह याद रखता था कि ऐसे थर्मोप्लास्टिक जो एक बार गर्म होकर ठंडी वापस मतलब गर्म हो गई और एक बार जब ठंडी हो गई तो प्लास्टिक उसके बाद नहीं बदल सकती, तो वो है। तो आपके जो भी घर में स्विच बोर्ड होते हैं वो इसी के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है। कितने लीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन है 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर या 1.8 लीटर। प्रश्न सरल है आपको आना चाहिए। उत्तर बताइए, उत्तर क्या है आपका? सोच समझ कर बताएं। उत्तर है आपका डी, ठीक है, 1.8 लीटर। आगे बढ़ते हैं। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। EC कैंडल, डोइजी एंड डैम, कार्ल लिनस, स्टैनफोर्ड मूर। बताइए उत्तर। और मुझे उम्मीद है कि आप ये कमेंट बॉक्स में ही करेंगे। साथ ही साथ आप जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है जो वीडियो में परमानेंटली रहता है, उसको आप नीचे भी कर दीजिएगा कमेंट, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे वहीं चाहिए। मैं भी वहाँ कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। वीडियो आपको क्लास कैसी लगी या कुछ फीडबैक अच्छा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, जहाँ अपडेट्स और आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट, जैसे आप टेस्ट दे सकते हो ऑनलाइन, जैसे मोबाइल पे ही। तो जैसे अभी आप यहाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जैसे खुद ऑप्शन चॉइस करके खुद सबमिट कर सकते हैं, जिससे हम लोग आपको रिजल्ट बताएं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। बाय बाय।